મને ઠાવ મારો નંબર है मैं खुद ही आ गयो। ये नारायण सिंह ने तकलीफ दे बिना मतलब भाई एक काम करना पड़े थाना हाथ जोड़ सबने कहूँ एक तरफ आ जाओ। ये हमारे सामने दिखे जो मारे बिल्कुल नहीं जैसे मिन खान हमारे बीच में कैमरा वाला नीचे आप भी भाई साहब बहुत समझदार हो अठे ना आ जाओ। और ये जो झंडा लगाया कैमरा लीडो थे तार इन सेट कर दो और नीचे बैठ दो। ओ भैया पीली टी शर्ट नीचे बैठ जाओ बस सेट कर दो नीचे बैठ जाओ बिल्कुल मिन खान बीच में उभा हो जाओ। जब थे पुलिस वाला ने भी कोई तकलीफ को चिंता मत करो थे कोई कौन खा बैठे सब मारे मैंने को बोलो भारत माता की। मकराना में 3-4 हजार मिनट भेड़ा बे और अति जोर जय बोले कि वो तंबू फड़फड़ावे नहीं जिते तो मैंने लगे कि मकराना नी मन में की थोड़ा थोड़ा हाल भेद है। पूरी ताकतों बोलो भारत माता की भारत माता की। बोलो तेजाजी महाराज की बोलो रामसा पीर की बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की बोलो चामुंडा मात की। अब ठीक है मैं देखो हमारे जोधपुर में चिमन करनी मनवार करनी पड़े तो मकराना में भी मन कोई जय बोलाने वास्ते मनवार करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के लिए इस अराजक और भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता की कुर्सी पर से खींच करके नीचे ला करके गिराने के लिए राजस्थान की 7,97,00,000 जनता को इस अराजक सरकार के चंगुल से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प यात्रा जो परिवर्तन का संकल्प लेकर के राजस्थान के चारों कोनों से निकली है। आज इस यात्रा के मकराना की इस विश्व विख्यात नगरी में अभूतपूर्व स्वागत और स्वागत के बाद की सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी नागौर देहात जिला परिवार के मुखिया जिले के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ऑडिट मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अलवर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय महंत बालकनाथ जी मंच पर उपस्थित राज्यसभा के सांसद और नागौर जिला जवाई आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब पूर्व सांसद पूर्व मंत्री मेरे अग्रज और मार्गदर्शक आदरणीय CR चौधरी साहब मंच पर उपस्थित आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग आदरणीय जगबीर जी छाबा आदरणीय विजेंद्र पूनिया साहब आदरणीय अशोक सैनी जी स्थानीय विधायक आदरणीय रूपाराम जी मुरावतिया भाई प्रकाश भाकर जी आदरणीय अमराम जी आदरणीय ओंकार जी आदरणीय सुनीता रामधर जी मंच पर उपस्थित प्रेम मुरावतिया जी नारायण सिंह जी मिंडकिया आदरणीय गिरिराज पारिक जी भाई पुष्पेंद्र सिंह जी आदरणीय विनय नाथावत जी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और दायित्ववान कार्यकर्ता और इस सभा में विशाल संख्या में उपस्थित आए सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग पंचायती राज के जनप्रतिनिधिगण मेरी मातृशक्ति युवा साथियों और पत्रकार मित्रों मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CP जोशी जी की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि इस भरी गर्मी में खेती का काम छोड़ करके आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा में
अपने संकल्प की आहुति लेकर के अपनी संविधा डालने के लिए इस परिवर्तन के यज्ञ में शरीक हुए। आपने ये पुण्य का काम किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका हृदयपूर्वक सम्मान ज्ञापित करता हूं। मित्रों, मुझे दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि परिवर्तन की यात्रा आप क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो राजस्थान की वर्तमान की सरकार है, जिसने राजस्थान में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जिस तरह के समझौते इस राजस्थान में किए, कानून का राज स्थापित करने में जिस तरह से कोताही बरती, जिस स्तर पर नहीं उस स्तर पर ऊंचाइयों तक भ्रष्टाचार पर राजस्थान को लेकर के गए, राजस्थान को महंगाई में 1 नंबर पर बढ़ाया, राजस्थान को बेरोजगारी में पहले पायदान पर पहुंचाया, राजस्थान को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के दृष्टिकोण से देश में 1 नंबर पर पहुंचाया, राजस्थान को दलितों पर होने वाले अत्याचारों के दृष्टिकोण से 1 नंबर पर पहुंचाया। ये राजस्थान की वर्तमान सरकार, जिस सरकार के विफलताओं के चलते हुए राजस्थान अपराध का गढ़ बना, इस राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 2000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, उस राजस्थान की निकम्मा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम ये परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर के निकले। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में इस सरकार की विफलताओं को लेकर के एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए राजस्थान के हर कोने में, सदन से लेकर के सड़क तक, विधानसभा से लेकर के विधानसभा क्षेत्रों तक, हर जगह तक प्रभावी आंदोलन किए। सरकार की विफलताओं को लेकर के, इस सरकार के नकारा और निकम्मापन को लेकर के जो जनता के मन में आक्रोश राजस्थान भर के लोगों में है, उस आक्रोश को प्रकार के एकत्रित करने के लिए, संकलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया। 1 लाख किलोमीटर राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में हम गए, करोड़ों लोगों से हमने मुलाकात की और उनके मन के दर्द को समझकर, उनके दुख और तकलीफ को सहभागी बनते हुए हमने राजस्थान की जनता के दुख और दर्द को सरकार को बता करके सरकार को जगाने के लिए विधानसभा के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, जयपुर में प्रभावी आंदोलन किए। विधानसभा में भी हमने सरकार को हर कदम पर घेर कर सरकार को चेताने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य जिसका सहोदर हो, दुर्भाग्य जिसके साथ में पैदा हुआ, ये ऐसी सरकार जो मात्र 1,47,000 वोटों के अभिमत से, 1,47,000 यानी 0.5%, आधा प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से सत्ता में आई और सत्ता में आने के साथ ही पहले दिन से जिस तरह से आपसी विग्रह का शिकार थी, जिस तरह का सरकार में सिर्फ डबल पहले दिन से था, मंत्री बटे हुए थे, विधायक बटे हुए थे, खेमे अलग अलग बटे हुए थे। हालात तो इस कदर बिगड़ते बिगड़ते पहुंच गए कि सरकार के मंत्री दूसरे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। अभी एक दिन मुझे पत्रकार ने और पूछा कि राजस्थान में कितनी सीटें आने वाली है। मैंने कहा कि अगर मैं की कहूं तो भाई थे कहूं कि राजनीति रे चलता थे अड़ी बात करो। ये कांग्रेस पार्टी में अब की बार कंपटीशन चल रही है। सरकार की एक विधायक मेरे ही क्षेत्र से आती है, मेरी छोटी बहन, विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के उसने कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्ट हो गए और इन मंत्रियों के चलते हुए अब की बार मुझे लगता है कि हम बस में बैठ करके और अगली बार जब चुनाव बाद में हम धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। सरकार के दूसरे विधायक सरकार की पार्टी के मुख्यमंत्री के सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राज्य में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने विधानसभा में बड़ी ताकत के साथ में खड़े होकर के सामने एक मंत्री पर अपना आक्षेप लगाते हुए कहा कि मंत्री जी आप सबसे भ्रष्ट जो मंत्री अब तक के राजस्थान के इतिहास में। मुख्यमंत्री का सलाहकार मंत्री पर आक्षेप लगा रहा था, आरोप लगा रहा था और उसके बाद में कहा कि इस तरह के मंत्री अगर राज्य में है तो अब की बार हम सिटी बस के जितने से कुल बच जाएंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान सरकार के एक मंत्री आदरणीय ज्योति जी जो कैबिनेट में बैठते थे, थोड़े दिन पहले महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने सरकार को एक प्रश्न पूछ लिया, उनको कुर्सी से उतार दिया, लेकिन लाल डायरी के 2 पन्ने खोले थे
और दूसरा पन्ना खुलते ही तो सरकार को बूझ आ गई, आज तक वापस सरकार ऊपर उससे बाहर नहीं निकल पाई। और अब वो मंत्री जी, मैंने सुना है कि उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी में आ गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस लाल डायरी के 1, 2, 4 पन्ने और निकलेंगे। अब की बार पन्ने निकलेंगे तो किसने खाया, कितना खाया, किसने खाया, कैसे कैसे खाया, वो सब बाहर आ जाएगा और सारा का सारा उगान जो है खाया हुआ बाहर निकालने का रास्ता भी उसी दिन तय हो जाएगा। उन मंत्री जी ने मंच पर खड़े होकर के 50,000 लोगों के बीच में ये कहा कि ये सरकार सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है और अब की बार हम फॉर्च्यूनर में जाने जितने बच जाएंगे। उससे आगे बढ़कर के एक और से भी वरिष्ठ मंत्री, उससे पत्रकार ने पूछा तो उसने कहा कि जिस तरह से सरकार हमारी चल रही है, अब की बार में इनोवा जितना बचा। मैंने उस पत्रकार को, जिसने दिल्ली में मुझे पूछा, मुझे लगता है कि अब की बार फटफटिए पर हम दो और हमारे दो इतने ही रह जाएंगे, इसके अलावा तीसरा इनको ढूंढने के लिए मिलने वाला नहीं। ये सरकार जिसने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, ये सरकार जो किसानों को आश्वासन देकर के सत्ता में आई थी, 1 से 10 तक गिनती बोल करके हम कर्ज माफी करेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये सारे किसान मेरे यहां बैठे हैं, मुझे पिछले 1 महीने में राजस्थान भर का हर एक जिले का प्रवास करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मेरी पार्टी ने दिया है और मैंने राजस्थान भर में जाकर के किसानों से बातचीत की। राजस्थान के किसान से मैंने पूछा, आज आपसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूं कि आपका कर्जा माफ हुआ? हाथ खड़े करके मुझे एक भी व्यक्ति बताए जिसका कर्जा माफ हुआ हो। राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, राजस्थान के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे याद आता है ज्योति जी, जब हम 2014 में सांसद बन करके गए थे, मैं, सीआर साहब, हम सब लोग, देश के बहुत बड़े हिस्से में उस समय अकाल पड़ा था। राजस्थान से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तमिलनाडु तक लगभग देश के एक बहुत बड़े बेल्ट में अकाल पड़ा। अकाल की चपेट में देश का बहुत बड़ा हिस्सा आया। उस समय की लोकसभा अध्यक्ष थी आदरणीय सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा जी ने तय किया कि अकाल और वर्तमान की खेती की परिस्थिति पर एक बार जो है लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। आप सांसद रही हैं, आधा घंटे का शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन तय हुआ। वो चर्चा 3 दिन तक चली। देश के विभिन्न सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के सांसदों ने अपने अपने प्रदेशों की व्यथा कथा वहां कही। एनसीपी की सांसद शरद पवार साहब की बेटी है सुप्रिया सुले जी, उन्होंने कहा कि मेरे महाराष्ट्र में इतना भयंकर सूखा पड़ा है, कपास की फसल बर्बाद हो गई है, कपास की फसल में कीड़ा लग गया है, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है और महाराष्ट्र में 2,500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। पंजाब के सांसद, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय सीआर साहब को याद होगा, भगवंत मान ने हंसते हंसते कहा था, एक पैरोडी बना करके कहा था कि पंजाब में जहां देश की नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, वहां भी 2,000 किसानों ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के बीच बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहां के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने खड़े होकर के कहा कि बुंदेलखंड में कम से कम 1,000 किसानों ने आत्महत्या की। मैं नया नया चुन करके सांसद गया था, मैंने जाकर के अपनी पार्टी में निवेदन किया कि मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधि हूं, इस अकाल के विषय पर मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उस समय अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे चीफ व्हिप हुआ करते थे, मुझे 5 मिनट का टाइम मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बैठे थे, मैंने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि अकाल मेरा सहोदर है, वो अकाल मारो भाई, मां जायो भाई है, वो काल मारे साथ जन्मेड़ो। मेरे राजस्थान के आंकड़े देते हुए मैंने कहा कि 67 साल आजादी को हुए, उसमें से 60 साल तक राजस्थान में अकाल पड़ा है। कदे 4 ना अकाल पड़ियो, कदे 8 ना अकाल पड़ियो, कदे 12 ना अकाल पड़ियो, कदे 100% अकाल पड़ियो, कदे 3-3 साल लगता अकाल पड़े। लेकिन मैंने उसके बाद में ये कहा कि लेकिन मेरे राजस्थान का किसान वो स्वाभिमानी किसान है और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी राजस्थान में आज तक एक भी किसान ने आत्महत्या करने का पाप नहीं किया। मैंने तो उस दिन ये भी कहा था कि मैं एक दिन एक काम करें, माननीय कृषि मंत्री जी को निवेदन किया था कि आप या तो राजस्थान के मेरे किसानों को बस भर करके इन प्रदेशों में जहां आत्महत्याएं कहां वहां भेज दो, हमारे साफा वाला पोतिया वाला जाए और वहां पाठ पढ़ार आ जाए, और नहीं तो मारे वहां भेज दो, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा कि भाई काल मरिया हूं तो कोई चीज रो समाधान नहीं।
लेकिन उस राजस्थान के लिए जिसके लिए गर्व से खड़े होकर के 2014 में मैंने वो बात कही थी, मित्रों आज अगर लोकसभा में इस विषय पर चर्चा होगी तो मेरा और बालकनाथ जी का सिर शर्म के साथ झुक जाएगा, क्योंकि इस राजस्थान की नकारा निकम्मा सरकार की वादा खिलाफी के चलते हुए राजस्थान में 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई और राजस्थान में 2,000 किसानों को मृत्यु का वरण करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। और उससे आगे बढ़कर के भी इस सरकार ने वादा किया था कि हम 6 घंटा बिजली देंगे, किसान को फ्री बिजली देने का अभी लॉलीपॉप पकड़ाया था। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे खड़े हैं सामने, कि राजस्थान में क्या किसान को 6 घंटा बिजली मिल रही है? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या आपको मिल रही है बिजली, वरना इंकार करके बताइए कि राजस्थान में आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है। मुझे राजस्थान भर के किसानों से बात करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। एक तरफ बात जो आपकी बार राम रूस गया, सावन के महीने में बरसात नहीं हुई, पूरा अगस्त का महीना सूखा चला गया। बरसात पर जिन किसानों की खेती निर्भर है, उन किसानों की फसल उनके सामने देखते देखते एक बारिश का इंतजार करते करते चली गई। लेकिन जो किसान, नागौर का किसान, ऐसे क्षेत्रों के राजस्थान के किसान जिनको सिंचाई की सुविधा मिली है, जमीन में पानी है, बिजली से पानी निकाल करके खेती करते हैं, स्वाभिमान के साथ में धरती का सीना फाड़ करके अन्न पैदा करते हैं, उस किसान की अपने बच्चे के समान पाली हुई फसल, वो फसल बिजली नहीं होने के कारण बर्बाद हो गई। बर्बाद हुई कि नहीं हुई? हमारे देखते देखते हमारी फसलें जली कि नहीं जली? ऐसी नकारा सरकार जो न कर्ज माफी कर सके और न बिजली दे सके, ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? आप ऐसी सरकार को सरकार में रहने दोगे क्या? और इससे आगे बढ़कर के भी अब फसल खराब हो गई है। माननीय मोदी जी ने फसल मुआवजे का सिस्टम तय किया था, किसान को कम से कम राम रूस जाए तो राज नहीं रूसे, ऐसी परिस्थिति मोदी जी ने पैदा की। करोड़ों किसानों को लाखों करोड़ रुपए का मुआवजा माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला। लेकिन अब की बार जब फसल खराब हो गई है, राजस्थान भर में फसल बर्बाद हो गई है, किसान की गिरदावरी करने का समय है। गिरदावरी करने के बाद में फसल कटाई प्रयोग होगा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद में मुआवजा मिल सकेगा। दुर्भाग्य से कोर्ट में खाज की स्थिति सरकार ने पैदा की है कि आज राजस्थान में सारा का सारा रेवेन्यू महकमा पटवारी और गिरदावर हड़ताल पर है। आज राजस्थान में गिरदावरी नहीं हो पा रही। अब अगर अभी गिरदावरी नहीं होगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान कर्जे के घोर चक्र में फंसने वाला है। और ये पाप राजस्थान की सरकार ने किया। युवाओं के साथ में अत्याचार हुआ। अभी सीआर साहब कह रहे थे 3,500 रुपए भत्ता देने की बात की थी। भत्ता तो दूर, नौकरी के नाम पर पेपर लीक करने का पाप इस सरकार ने किया। जब पहली बार पेपर लीक हुआ, तब से लेकर के 16 बार पेपर लीक हुए तक अशोक गहलोत साहब ने अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी कहा कि ये पेपर लीक तो होते ही रहते हैं, कभी कहा कि एक पेपर लीक हो गया उसकी हम जांच कराएंगे। तीसरी बार कहा एक बार 10 साल पहले गुजरात यूपीएससी में पेपर लीक हुआ था। चौथी बार कहा कि एक बार गुजरात में भी लीक हुआ था। पांचवी बार कहा कि एक बार हरियाणा में भी लीक हुआ था। अरे भाई, हरियाणा गुजरात में लीक हुआ था, यहाँ तो राजस्थान की चौकीदारी करने के लिए आपको मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने बनाया, या आप उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करो? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस पेपर की लीक में न तो कोई अधिकारी सम्मिलित है और न ही कोई राजनेता ही सम्मिलित है। मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा टोली का। युवा मोर्चा ने 16वें पेपर लीक के बाद में जब प्रभावी आंदोलन खड़ा किया, राजस्थान भर के रास्ते जाम किए, और इन पत्रकार मित्रों ने भी निर्भीक होकर के जब राजस्थान के युवाओं की आवाज और उनके दर्द को उठाने का काम किया, तब मजबूरन सरकार को जांच करना प्रारंभ करना पड़ा। जो सरकार 16 पेपर लीक तक जांच नहीं कर रही थी, उस सरकार ने जब जांच के 2 कदम आगे रखे, अभी तक केवल 2 कदम। पहला कदम आगे रखा, राजस्थान में एक इतिहास बना। देश में पहली बार लोक सेवा आयोग का सर्विंग मेंबर बाबूलाल कटारा लोक सेवा आयोग की गरिमा का मुंह काला करके जेल में गया। और जेल में जाना ही पर्याप्त नहीं था, उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट उनके आसपास के लोगों ने दिए, उन्होंने कहा हम पैसा देकर के जैसे आरपीएससी मेंबर बने थे इसलिए पैसा वसूल रहे थे। ये सीआर साहब बैठे आरपीएससी के चेयरमैन रहे। आरपीएससी की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर राजस्थान के लाखों युवाओं के परिवार परिजन और लाखों युवा विश्वास करते थे। आज उस पर अविश्वास की कालिक पोतने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। उसको संदेह के घेरे में खड़ा किया, और उसके बाद राजस्थान में जब जांच दूसरे कदम चली,
गहलोत साहब कहते हैं इसमें कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। उनके पार्टी का एक मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति 15 लाख रुपए की रिश्वत देकर के पेपर खरीद करके बांटता हुआ जेल गया कि नहीं गया? जेल गया कि नहीं गया? अभी तो 2 ही कदम चली है। मैं जिम्मेदारी साथ में कहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन पेपर लीक वालों की पूरी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? युवा साथी खड़े, बोलो जोर से, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों ने पेपर लीक कराया वो जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो पेपर खरीद करके पीछे की एंट्री से नौकरी में घुस गए उनको भी वापस बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन जांच होगी मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज जो है कड़प लगा हुआ कुर्ता पहन करके घूम रहे हैं ना ज्योति जी, आधे से ज्यादा अंदर जाने वाले। इस सरकार ने युवाओं के साथ में छलावा किया है, उनके साथ में धोखा किया, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। इस सरकार ने राजस्थान में महिलाओं की क्या हालत बना के रखी। 2 लाख माताओं बहनों के साथ में अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज है। राजस्थान को रेप की कैपिटल बना दिया, रेप की राजधानी बना करके रख दिया। जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, जिस राजस्थान की पहचान राणाबाई जी के भक्ति से थी, जिस राजस्थान की पहचान मीरा के गीतों से थी, जिस राजस्थान की पहचान पद्मावती के जौहर और रानी रंगादे की समाधि, जल समाधि से थी, उस राजस्थान को महिलाओं के असम्मान का केंद्र बनाने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, आज इतने लोग यहां बैठे उनसे क्या गुनाह था भीलवाड़ा की उस छोटी बच्ची का, जिस बच्ची को घर से उठा करके ले गए 3 दरिंदों ने उस 13 साल की अबोध बच्ची जिसने दुनिया ठीक से नहीं देखी थी उसके साथ में दरिंदगी की, और दरिंदगी करने के बाद में उसके सिर पर लठ मार करके उसको मारने की कोशिश की। तड़प रही थी, मरी नहीं, जान नहीं निकली, गला दबा करके मारने की कोशिश की, और उसके बाद में भी नहीं मरी तो जिंदा जी उसको कोयले की भट्टी में झोंक दिया, और भट्टी में जाकर के भी जब उसका शरीर नहीं जिला तो बाहर निकाल करके फावड़े से टुकड़े 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 करके वापस कोयला बनाने का काम किया। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार। मैं आज आप सबसे यह संकल्प कराने के लिए आया कि उन महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हुआ, राजस्थान की 2 लाख महिलाएं, राजस्थान की उन हजारों महिलाओं के साथ में जिनके साथ में इस तरह का घिनौना काम हुआ, राजस्थान के हर उस छोटी बच्ची जिसको इस तरह का पाप झेलना पड़ा, उसके मन में, उसके आंखों में से जो आंसू निकले होंगे, उसके एक आंसू का हिसाब किताब कराने का संकल्प आपको दिलाने के लिए आया। उसका हिसाब करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी सारे दरिंदों को, जिन लोगों ने प्रश्रय दिया, जिस सरकार की नाकामी के चलते हुए राजस्थान में इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हुई, उस सरकार के साथ में इसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजस्थान को इस तरह से जो है पतन के गर्द में भेजने का पाप जिस सरकार ने किया, उसको परिवर्तित करने का संकल्प लेकर के हम आप सबके बीच में आए। और उससे आगे बढ़कर के भी अगर मैं बात करूं तो राजस्थान तो वीरों की धरती है, रणबांकुरों की धरती है। राजस्थान के वीरों ने इतिहास में जब कभी भी भारत पर पश्चिमी सीमा से आक्रमण हुआ, हर आक्रमण को अपनी भुजाओं के दम पर झेल करके और देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को सुरक्षित रखने का काम किया। इस सनातन संस्कृति को जो हजारों साल तक कोई नहीं मिटा सका, इस सनातन संस्कृति को जो आदिकाल से लेकर के, सतयुग से लेकर के आज तक गंगा जी की धारा की तरह निर्मल प्रवाहमान है, उस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी तो इस राजस्थान के बेटों ने दी। 2000 साल तक भारत पर आक्रमण हुए, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की समृद्धि, भारत की संपन्नता पर आकर्षित होकर के भारत को लूटने के लिए, भारत की बौद्धिक संपदा से ईर्ष्या करते हुए भारत की बौद्धिक संपदा को नष्ट करने के उद्देश्य से, अपने धर्मों का प्रसार करने के उद्देश्य से भारत पर 2000 साल तक हमले हुए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, गौरी आए, गजनी आए, खलीफा आए, अरब आए, तुर्क आए, मोहम्मद आए, कासिम आए, यवन आए, मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पोर्टुगीज आए, अंग्रेज आए, जो 2000 साल तक जिन हमलों को पृथ्वीराज चौहान ने, महाराणा प्रताप ने, महाराजा सूरजमल ने, वीर दुर्गादास ने अपनी भुजाओं के दम पर पराजित करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया, या इस धरती पर, धरती के साथ में रहने और हमारे जैसा बनकर के रहने के लिए मजबूर कर दिया।
जिस सनातन धर्म को ये 2000 साल तक आए हुए तलवार भाले और बंदूकें लेकर के आए हुए आक्रांता नहीं मिटा सके, क्या हमारा डीएनए इतना कमजोर हो गया कि हम उसको मिटने दें? क्या हम इस सनातन को मिटने दे सकते हैं? अभी बाबा बालकनाथ जी नारा लगवा रहे थे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन अमर रहे। करपात्री जी महाराज ने यह नारा दिया था। हम हर दिन संकल्प करते हैं, हर पूजा के बाद, हर सम्मेलन के बाद, हम हर अपनी सत्संग कीर्तन के बाद में ये नारा देते हैं। हमने तो किसी के विनाश करने की बात नहीं की, हमने तो किसी भी धर्म को तोड़ने की बात नहीं की, हमने तो किसी भी धर्म को समाप्त करने की बात नहीं की। हमने कहा कि प्राणियों में सद्भावना और जगत का कल्याण, जो जगत का कल्याण करने वाला धर्म था, इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अब एक नया एजेंडा शुरू किया है। एक संगठन बनाया है, गमंडिया संगठन। और उस संगठन में कौन कौन है? एक दारू का घोटालेबाज जिसका मंत्री जेल में बैठा है, एक जमीन का घोटालेबाज, एक नौकरी का घोटालेबाज, एक चारे का घोटालेबाज। ये सारे घोटालेबाज जिन्होंने मिलकर के 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है, उन घोटालेबाजों का एक सरगना तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसका बेटा कहता है कि ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन एड्स के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है, ये सनातन धर्म मलेरिया के जैसा है। इन बीमारियों को जैसे जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, वैसे सनातन को खत्म होना चाहिए। जानते हैं खत्म हो सकते जिस प्रकार से इन पिछले पौने 5 वर्षों में हर स्तर पर इस सरकार ने राजस्थान की गौरव को गिराने का कार्य किया है। राजस्थान जिस सनातन को 2000 साल तक आने वाली आंधियां नहीं मिटा सके, उस सनातन को बचाने के लिए, उस सनातन को चुनौती देने वाले को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो, अपने ईष्ट को याद करो, भारत माता की सौगंध खा करके ये तय करो कि सनातन के से चुनौती देने वालों को हम उखाड़ करके फेंक देंगे, परिवर्तन करेंगे। और जब तक न परिवर्तन न होगा तब तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।